हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स के सरल रेखीय गति नामक चैप्टर में आज हम एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली त्वरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वेग और त्वरण पर आधारित कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें त्वरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्लास 9 से ही आप ये पढ़ते आए हैं त्वरण क्या होता है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। हम देखते हैं कि प्रति सेकंड यानी एकांक समय में त्वरण में कितना परिवर्तन हो रहा है। 1 सेकंड में भी निकाल सकते हैं, 1 मिनट में भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे में भी निकाल सकते हैं। उसके आधार पर त्वरण निकल जाता है। तो एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाती है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाती है। त्वरण एक सदिश राशि है, मतलब इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करें इसका सूत्र क्या होगा, मात्रक क्या होगा, इसके बाद विमीय सूत्र क्या होगा और सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो त्वरण का पहले सबसे पहले लिखेंगे सूत्र कि त्वरण का सूत्र क्या है। तो परिभाषा के अनुसार वेग परिवर्तन की दर, तो इसका मतलब क्या होगा, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन में समय अंतराल से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्वरण निकल जाएगा। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये हमारा त्वरण का सूत्र हो जाएगा। अगर इसका मात्रक लिखें कि मात्रक क्या होगा, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। मात्रक इसका लिखें तो मात्रक वेग परिवर्तन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो वेग परिवर्तन का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और नीचे समय अंतराल, समय अंतराल को भी सेकंड में रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल देखें सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक है एसआई पद्धति में। ये किस में मात्रक है, एमकेएस यानी एसआई पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा जाए तो मीटर के जगह पे हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा सीजीएस पद्धति में। सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस में हो जाता है, सीजीएस में हो जाता है। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया। विमीय सूत्र अगर लिखना चाहें, इसका विमीय सूत्र किसका, त्वरण का, तो त्वरण का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उसके सूत्र से ही लिखा जाता है। तो वेग परिवर्तन, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, तो वेग का विमीय सूत्र हमने कई बार पढ़ा है LT-1। और समय का क्या होता है, टी को ऊपर ले जाएंगे तो L अकेला है, टी पर यहाँ -1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा क्योंकि नीचे +1 है। ऊपर जाने पे पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है, -1 तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो LT-2, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT-2। तो त्वरण का विमीय सूत्र LT-2, मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सूत्र हो गया वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये तो रही बात त्वरण के मात्रक, परिभाषा और सूत्र की। देखिए, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। त्वरण तीनों प्रकार का हो सकता है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है, धनात्मक त्वरण का मतलब है कि समय के साथ वेग में वृद्धि हो। समय के साथ क्या हो, वेग में वृद्धि हो रही हो, तो क्या होगा, वेग में वृद्धि। धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है, समय के साथ वेग में वृद्धि होनी चाहिए, तब उससे धनात्मक त्वरण कहेंगे। ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या होगा, वेग में कमी। समय के साथ क्या होगी, वेग में कमी होगी, तब उसे ऋणात्मक त्वरण कहा जाएगा। वेग में कमी होगी तो कहेंगे कि ऋणात्मक त्वरण है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मंदन भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। अगर शून्य त्वरण है, क्या है, जीरो त्वरण है, शून्य त्वरण भी हो सकता है। शून्य त्वरण का मतलब क्या हो गया कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी वेग स्थिर है। वेग क्या है, स्थिर है, वेग स्थिर है। अब देखिए, वेग के बारे में हमने पढ़ा, वेग सदिश राशि, इसमें परिमाण दिशा दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों का बोध होता है। तो अगर वेग या परिमाण में वेग के परिमाण या दिशा में से कोई भी एक बदलेगा तो वेग बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में त्वरण बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल से बात करें कि एक वृत्ताकार पथ पर, यानी एक वृत्तीय गति हो रही है, कोई कण है जो एक समान चाल से घूम रहा है। वृत्ताकार पथ पे कोई कण एक समान चाल से ऐसे घूम रहा है। चाल इसका मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड चाल से घूम रहा है। ये चाल बदल नहीं रही, हमेशा 5 मीटर प्रति सेकंड ही है। तो क्या इसका त्वरण धनात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है या शून्य त्वरण है,
क्या होगा इसका, तो देखिए तो 5 मीटर पर सेकंड के चाल से घूम रहा है, चाल हर जगह एक समान है, लेकिन यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा है कि दिशा बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर दिशा स्पर्शी से प्रदर्शित होती है। वृत्तीय गति में जो कण की दिशा होगी किसी भी समय कण के वेग की जो दिशा होगी, गति की दिशा होगी, वो खींची गई स्पर्शी की दिशा में होगा। यहाँ पर देखा जाता है स्पर्शी इधर जा रही है, यहाँ पर देखें तो स्पर्शी इधर जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो स्पर्शी इधर जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो स्पर्शी इधर जा रहा है। मतलब हर बिंदु पर वस्तु की चाल तो समान है, लेकिन चाल की दिशा, गति की दिशा बदल रही है। दिशा बदलने के कारण वेग बदल गया, और जब वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर त्वरण शून्य नहीं है, यहाँ पर त्वरण एक समान नहीं है। क्या यहाँ पर त्वरण एक समान नहीं है? तो एक समान चाल से वृत्तीय गति करते हुए कण का भी त्वरण एक समान नहीं होता है। उसका त्वरण क्या होता है? परिवर्ती होता है, त्वरण बदल रहा होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रही, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझ लें, यहाँ वृत्तीय गति में चाल त्वरण का जो परिमाण है, क्योंकि चाल का परिमाण सेम है, वेग का परिमाण यानी चाल समान है, तो त्वरण का मान यानी परिमाण हमेशा समान रहेगा, लेकिन दिशा बदलने की वजह से त्वरण बदल जाएगा। और इस त्वरण को हम लोग नाम देते हैं अभिकेंद्र त्वरण। क्या नाम देते हैं? अभिकेंद्र त्वरण नाम देते हैं। इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। जैसे यहाँ पर पूछा जाए त्वरण की दिशा तो इस तरफ होगा, यहाँ पर पूछा जाए त्वरण की दिशा तो इस तरफ होगा, यहाँ पर पूछा जाए तो इस तरफ होगा। आगे हम इसको डिटेल में वृत्तीय गति नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। तभी फिलहाल इतना याद रखें कि जब एक समान चाल से भी वृत्तीय गति हो रही हो तो वहाँ पे त्वरण एक समान नहीं है, क्योंकि त्वरण की दिशा लगातार बदल रही है, और त्वरण सदिश राशि है। दिशा बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण के कितने प्रकार होते हैं? पहला हम लोग पढ़ेंगे एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है? जब गतिशील वस्तु, जो वस्तु गति कर रही है, उसके त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों नियत रहें, ना तो दिशा बदले ना तो परिमाण बदले, तब वस्तु के त्वरण को हम एक समान त्वरण कहेंगे। तब क्या कहेंगे कि वस्तु का त्वरण एक समान है। और असमान त्वरण क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? जब गतिशील वस्तु का त्वरण का परिमाण या दिशा या फिर दोनों परिवर्तित हों, तब वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाएगा। कोई एक बदल जाए या दोनों बदल जाएं, चाहे त्वरण का परिमाण बदले या दिशा बदले या फिर दोनों बदल जाएं, दोनों में से कोई एक या दोनों परिवर्तित हो गए तो उसके त्वरण को असमान त्वरण कहेंगे, जैसा कि अभी हमने एक समान वृत्तीय गति में देखा था। अगर मान लें एक कोई वस्तु है, एक सीधी रेखा में एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा? फिर उसका त्वरण जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक समान वेग से चलेगा तो वेग परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण जीरो हो जाएगा। अब एक समान त्वरण भी होना चाहिए, मतलब क्या होगा? एक त्वरण भी होना चाहिए और एक समान होना चाहिए, मतलब एक निश्चित समय में जो वेग में परिवर्तन होगा वह एक समान होगा। जैसे मान लें कि पहले एक सेकंड में वेग में परिवर्तन 2 मीटर पर सेकंड का हो गया, फिर अगले एक सेकंड में भी वेग में परिवर्तन 2 मीटर पर सेकंड का हो गया, फिर अगले एक सेकंड में भी परिवर्तन 2 मीटर पर सेकंड का ही हुआ, तब कहेंगे कि एक समान त्वरण है। यानी समान समयांतरालों में वेग में परिवर्तन एक समान होना चाहिए। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग, ऐसे त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। और दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? जब गतिशील वस्तु का त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत रहे। यहाँ पे देखें, अगर हर समय अंतराल में अगर परिमाण निकालेंगे तो 2/1 2/1 2/1 आएगा, यानी परिमाण समान आएगा। और दिशा, चूँकि कण एक ही तरफ जा रहा है तो दिशा भी एक समान है, तो ऐसे त्वरण को हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं औसत त्वरण यानी माध्य त्वरण क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हम क्या देखते हैं कि एकांक समय में कुल वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। किसी वस्तु, कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका हम देखेंगे एकांक समय में, 1 सेकंड में या 5 सेकंड के अंदर पूरे समयांतराल के लिए निकालना। अगर 5 सेकंड में पूरा परिवर्तन दिया है तो एकांक समय का निकालना होगा, तो 5 से भाग दे देंगे। तो एकांक समय में कुल वेग में जो परिवर्तन होता है उसे वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। तो अगर औसत त्वरण को हम ए एवरेज लिखें तो ए एवरेज कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कुल कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन, और बट्टे क्या देख लेंगे? बट्टे देखेंगे समयांतराल कितना है, समय से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। इसको अगर वेक्टर के रूप में लिखें, चूंकि ये सदिश राशि है तो सदिश के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ए एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू, देखें कुल वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन कैसे निकलेगा? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे। तो अंतिम वेग को अगर हम v2 मान लें और प्रारंभिक वेग को v1 मान लें तो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, ठीक है। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दिया, और नीचे समय डेल्टा t।
नीचे क्या हो गया, समय हो गया, डेल्टा टी हो गया। इसको v2 माइनस v1 को डेल्टा v भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v, मतलब एक स्टेप और लिख सकते हैं इसमें, पहले लिख दें ऐसे वेक्टर डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t, ऐसे हो गया। फिर डेल्टा v की जगह पे लिख देंगे वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 और डेल्टा t। इस तरह से हम लोग एवरेज वेक्टर को लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पर, तात्क्षणिक त्वरण की तरफ। चलिए तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, तो किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। जैसे तात्क्षणिक वेग पढ़ा था हमने, वैसे ही तात्क्षणिक त्वरण है कि किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु का जो त्वरण होगा उसे हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। और तात्क्षणिक त्वरण को अगर हम ए से लिखें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, देखें अभी जो हमने औसत त्वरण का देखा था तो उसमें क्या लिखा गया था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसी में क्या करना है, हमें समयांतराल को टेंस टू जीरो करना है। टाइम जो समयांतराल है बहुत छोटा कर देना है, यानी वो एक क्षण बन जाएगा। समयांतराल को बहुत छोटा कर दें तो क्या बन जाएगा, क्षण बन जाएगा। जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड का एक समयांतराल है, उसको बहुत छोटा कर दें तो उसको क्षण कहेंगे। तो डेल्टा टी यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो जा रहा है, जो समयांतराल है वो जीरो की तरफ जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम डेल्टा को किस में बदल देते हैं, डी में, तो हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, डी वी अपॉन डी टी को, डी वी अपॉन डी टी का मतलब हो गया कि वेग का अवकलन करना है समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। ऊपर जो डी के साथ लिखा उसका अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष करते हैं, जो नीचे डी के साथ होता है, यानी टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वेग का अवकलन। डी वी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, समय के सापेक्ष वेग का अवकलन। ठीक है, और देखिए और पीछे हमने पढ़ा है कि जो हमारा वेक्टर v होता है यानी वेग बराबर होता है, हमने पढ़ा है डी एक्स बाई डी टी। जो तात्क्षणिक वेग होता है क्या लिखा था हमने, डी एक्स बाई डी टी, यानी विस्थापन का या स्थिति का अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष। किसी वस्तु की स्थिति या विस्थापन का अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष तो वेग आता है। तो अगर यहाँ पर इस वाले में वेग के जगह पर डी एक्स बाई डी टी लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखें डी बाई डी टी जो v था, वेक्टर v था, उस वेक्टर v के जगह पे क्या लिखना है, ये लिखना है, डी एक्स बाई डी टी लिखना है। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अब इसका मतलब हो गया कि विस्थापन x का या स्थिति x का 2 बार अवकलन करना है। देखें एक बार अवकलन किया तो डी एक्स बाई डी टी हुआ, उसका दोबारा अवकलन कर रहे हैं, डी बाई डी टी लगा रहे हैं, तो 2 बार अवकलन कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव है। क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है, मतलब 2 बार अवकलन करना है, किसका, स्थिति का या विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे, तब क्या आएगा, हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, स्थिति का या विस्थापन का 1 बार करेंगे तो वेग आएगा, 2 बार कर देंगे तो त्वरण आ जाएगा, और वेग का 1 बार करेंगे तो त्वरण आएगा। तो ये कुछ फार्मूले बन गए, इन पे आधारित हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कि एक कार अपनी यात्रा में लगे कुल समय का आधा समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और शेष आधा समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि यात्रा की कुल दूरी 50 किलोमीटर हो तो कार की माध्य चाल यानी औसत चाल और प्रत्येक चाल से चली गई दूरियां अलग अलग ज्ञात करनी है। और मान लेना है कि कार सरल रेखा में गति कर रही है। कार कैसे चली है, एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति कर रही है। तो देखिए हमने औसत चाल निकालने के कहा था औसत चाल बराबर था कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे दूरी नहीं दिया है, समय नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, दूरी और समय के पदों में निकालेंगे। हम मान लेंगे चले कुल दूरी कुल समय क्या चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय पे के आधार पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे समय के बारे में क्या बोल रहा है कि कार अपनी यात्रा में लगे कुल समय का आधा समय, कुल समय का आधा समय, यानी अगर हम टोटल समय को 2t मान लें, समय को टोटल क्या मान लें 2t, तो आधी यात्रा, आधा समय को क्या हो जाएगा t बोलेंगे। चलिए आधे समय को क्या बोल दिया, t समय इसमें लग गया और आधा समय इधर लग गया t समय, 2 भागों में हमने बांट दिया। पूरा समय 2t है और आधा समय t, आधा समय t, 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब क्या करा है, कुल आधा समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी ये आधी जो दूरी है ये इतने में चाल कितनी है इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बाकी आधे में चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए इस आधे समय में जो t समय में जो चली गई दूरी है इसको हम अगर s1 मान लें और इस वाली दूरी को क्या मान लें, s2 मान लें। क्या मान लिया, s1 और s2। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या करा है, यात्रा की कुल दूरी 50 किलोमीटर है, कुल दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है। तो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
कि कुल यात्रा की लंबाई जो है, दूरी है, वो 50 किलोमीटर है। तो हमने S1 S2 मान लिया, दोनों को जोड़ के 50 के बराबर कर देंगे। अब चलिए अब S1 को निकालते हैं। तो देखिए S1 कैसे निकालेंगे। S1 दूरी चला है T समय में और उस दौरान चाल क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। बेसिक सूत्र है, बेसिक फार्मूला है, जूनियर क्लास से ही पढ़ते हैं, 6 से ही पढ़ते जाते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस आधार पे अगर हम यहाँ S1 निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं अगर, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो S1 दूरी चलने के लिए जो समय लगा है वो T लगा है और चाल कितनी है, 40। तो 40 गुणे T, 40 गुणे T। ऐसे ही S2 के लिए क्या हो जाएगा, S2 20 की चाल से चल रहा है और समय क्या हमने माना, T माना, तो 20 गुणे T बराबर कितना है, तो दोनों जोड़ करके 50 के बराबर है, दोनों जोड़ के 50 के बराबर है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 40T और 20T कितना हो जाएगा, 60T। तो 60T बराबर हो गया 50, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 50/60, 50/60, 0 0 कट गया, 5/6 भाग कर देंगे तो 0 बार जाएगा, हो जाएगा 50, 6 × 48, बच जाएगा 2, हो जाएगा 20, 6 × 18 बच जाएगा 2, यानी 0.833। चूँकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में था तो ये भी क्या आएगा, घंटे में आएगा, आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो 0.883 आवर्स। ठीक है, 0.833 घंटे, ये आ गया कुल समय। अब हमें कुल दूरी चाहिए, तो कुल दूरी तो पता है 50 है, कुल दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है। तो अब हमें अगर औसत चाल निकालनी है, यानी माध्य चाल निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं चाल बराबर, या औसत चाल या माध्य चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 50 किलोमीटर, और कुल समय कितना है, 0.833। ठीक है, भाग करिए, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। चलिए अच्छी बात है, इसको कर लीजिए। 50 में 0.833 से भाग दीजिए, क्या निकल जाएगा, औसत चाल निकल के आ जाएगी। ठीक, चलिए और आगे क्या दिया है, हाँ ये भी कह रहा है कि प्रत्येक चाल से चली गई दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी S1 S2 को अलग अलग निकालना भी है, S1 S2 को अलग अलग निकालना भी है। तो चलिए S1 अगर निकालना है हमें, तो S1 कैसे निकालेंगे, S1 मतलब दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी 40T। अभी यहाँ लिखा भी था S1 की जगह पे 40T, तो 40T हो जाएगा। तो S1 की जगह पे 40 × T, T कितना निकाला हमने, 0.833, 0.833 या 83 लिख देंगे तब भी आ जाएगा। चलिए इसको गुणा कर दीजिए, किस में आंसर आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। ऐसे ही S2 निकालना है, S2 आधे शेष आधे समय में चलेगी दूरी, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस दौरान चाल क्या है, 20 और समय है T, तो 20 × T, 20 × T, 20 × T, T का मान कितना, 0.833, इसका भी गुणा कर देंगे, ये भी किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे लगाना है। पिछले वीडियोज़ में भी इस पे क्वेश्चन समझाया गया है कि कैसे हम औसत चाल निकालते हैं। क्या करना है, हमें कुल दूरी बटे कुल समय निकाल करके भाग देना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। वहाँ पे फार्मूला भी डिराइव करके दिया था, पिछले वीडियोज़ में फार्मूला भी डिराइव किया। अगर फार्मूला याद कर पाएँ तो याद कर लें, डायरेक्ट 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। और फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो इस तरह से आप तोड़ करके औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी और कुल समय निकालिए, कुल दूरी में कुल समय से भाग दे दीजिए, औसत चाल निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है, x = a + bt²। यहाँ a का मान इतना मीटर दिया, b का मान 2.5 मीटर है प्रति सेकंड, b का मान 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तथा t सेकंड में व्यक्त किया गया है। तो t बराबर 0 सेकंड तथा t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग क्या होगा। इन दो समयों पर वेग निकालना है, और t बराबर 2 तथा t बराबर 4 सेकंड के मध्य के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग भी ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कई स्टेप में बारी बारी से करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया, स्थिति दे दिया। स्थिति और विस्थापन के लिए भी बताया था कि जब स्थिति या विस्थापन हो तो उसका एक बार अवकलन करते हैं हम लोग तो वेग बन जाता है, और फिर वेग का पुनः अवकलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। अभी पीछे हमने प्रूफ किया है, बताया है कि v बराबर क्या होता है, dx/dt होता है, dx/dt होता है, यानी स्थिति का या विस्थापन का अवकलन करते हैं। और अगर त्वरण निकालना है तो क्या करते हैं, v का करते हैं dv/dt करते हैं, या d2x/dt², विस्थापन का 2 बार करते हैं। ये भी पीछे हमने बात की है इस पर, तो इसी का उपयोग करके हमें लगाना है। अब यहाँ पे अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन आना चाहिए, डिफरेंशियल आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो ये
बेसिक मैथ है, थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए, चाहे आप मैथ के हों चाहे बायो के हों। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका देखें। अगर इस तरह से लिखा dx/dt, क्या लिखा dx/dt, मतलब इस x का डिफ्रेंशिएशन करना है, x का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। चलिए अब अगर मान लीजिए किस डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं किसी का, उसमें कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट मतलब जिसका अंक आ जाए, कोई मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, जैसे 8 हो गया, 5 हो गया, 7, कुछ भी ऐसा हो गया। तो अगर कांस्टेंट अकेले है, अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका अवकलन या डिफरेंशिएशन 0 होता है। मतलब d8/dt कर दें, d8/dx कर दें, d8/dk कर दें, अगर 8 का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 8 क्या है, एक अंक है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऑलवेज 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऑलवेज 0 होता है, इसको याद रखेंगे, कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी चर राशि के साथ आ जाए, किसी फंक्शन के साथ आ जाए, जैसे x के साथ आ गया, y के साथ आ गया, जो वेरिएबल है उसके साथ आ गया, जैसे अगर हो जाए, हमें डिफरेंशिएशन करना है 8x का, 8x का करना x के रिस्पेक्ट में, तब यहाँ पर क्या करेंगे, जब कांस्टेंट यहाँ भी है और वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट को आगे लिख लेंगे, आगे लगा देंगे, और बाकी जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तरीका समझ में आ गया, कांस्टेंट को आगे कर देना, उसका डिफरेंशिएशन कर देना। ठीक, अगर मान लें कोई फंक्शन है, वेरिएबल है x⁻n, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका सूत्र होता है x⁻n का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है, घात जो भी है इसके ऊपर घात को लाएंगे आगे, घात यहाँ पर कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट घात होगा वो कांस्टेंट होगा, तो वो कांस्टेंट यानी कोई नंबर होगा 2 4 5 ऐसे कुछ, तो वो आगे आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और फिर x पर एक घात कम कर देंगे, n पावर था n-1 कर देंगे। ये डिफरेंशिएशन का तरीका होता है। ठीक है, तो अभी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जिन जिन अवकलनों की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर x दिया है, x a+bt² दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में सिर्फ वेग की बात कहा है, त्वरण की बात नहीं कहा है, हमें वेग निकालना है सिर्फ। तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा, dx/dt, सिर्फ एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करना है। तो वेग के लिए हम लोग क्या करेंगे, या अब इसका अवकलन कर देते हैं डायरेक्ट, पहले dx/dt, क्या किया हमने, इसका अवकलन कर रहे हैं, तो x है, x का अवकलन करना है समय के सापेक्ष, तो dx/dt इज इक्वल टू, अब x के जगह पे x इज इक्वल टू क्या, इतना बड़ा है, a+bt², तो x के जगह पे इसको लिख दें, d के साथ क्या लिखेंगे, a+bt² ब्रैकेट में ऐसे उतार देते हैं इसको, अपॉन dt। ठीक है, x का मान रख दिया हमने। अब आगे क्या करेंगे इसको, देखें, अब इस d के साथ जितने भी पद होंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होंगे, पदों की संख्या कैसे गिनते हैं, प्लस माइनस के आधार पर। जैसे a+bt² तो 2 पद हो गया, एक पद a हो गया, दूसरा bt² हो गया। ठीक है, अब bt² ये अलग अलग पद नहीं, bt² पूरा एक पद है, जो गुणे से जो गुणा हुआ था वो एक ही में गिना जाता है। जैसे b गुणे t² है तो b और t² एक ही पद गिने जाएंगे। तो एक पद हो गया a, दूसरा हो गया b+t²। अब दोनों पदों को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो d के साथ पहले a को लिख लेंगे, तो dA/dt, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, फिर d के साथ किसको लिखेंगे, bt² को, तो dBt²/dt, मतलब दोनों पदों का अलग अलग अवकलन कर दिया गया। ठीक है, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया गया, माइनस होता तो माइनस लगा देते। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, हम ये सूत्र ये जो बताया था मिटा देते हैं। चलिए, इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए a क्या है, यहाँ पर a का मान दे दिया 8.5, तो एक नंबर हो गया, कांस्टेंट हो गया, और जब कांस्टेंट अकेले हो उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, उसका अवकलन 0 हो जाता है। अब प्लस bt², b यहाँ पर देखें, b का मान 2.5 मीटर/सेकंड² दिया है, यानी b का मान भी कांस्टेंट है, लेकिन t² के साथ है, t² के साथ है, और t के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। t हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, समय क्या है, वेरिएबल है, समय तो बदलेगा, t बराबर 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, जैसे बढ़ाएंगे समय बढ़ता जा रहा है। तो t हमारा क्या है, एक वेरिएबल है,
एक्स वेरिएबल था, क्योंकि जब समय बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, विस्थापन बढ़ेगा, स्थिति बदलेगी, तो एक्स वेरिएबल था, उसका अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पर टी वेरिएबल है, टी का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी जो कांस्टेंट है वो आगे ला देंगे। अभी पीछे बताया था जब वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को आगे ला देते हैं। अब टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो जैसे एक्स पे पावर एन का बताया था कि एन आगे लाएंगे, वैसे टी पे पावर एन का भी होगा, एन आगे आएगा। तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो क्या आगे आएगा, टू आगे आ जाएगा, और टी पर एक पावर कम कर देंगे तो दो में से घटेगा एक, तो टी पर पावर एक हो जाएगा। हो गया अवकलन। तो बी टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, टू बी टी हो गया, बी टू टी यानी टू बी टी हो गया, बराबर क्या हो गया, ये टू बी टी हो गया। तो जो हमारा डी एक्स बाई डी टी यानी वेग आ गया टू बी टी, यानी बी के समय पे निर्भर कर रहा है, वेग हमारा किस पे निर्भर कर रहा है, समय पर भी निर्भर कर रहा है, समय के साथ वेग बदलेगा। अब क्या कब कब पूछा है, पूछा है हमसे कब, टी बराबर 0 सेकंड पर। तो चलो टी बराबर 0 सेकंड पे वेग निकालना है, तो वेग v बराबर निकालना है t बराबर 0 सेकंड पर। तो इस तरह से इसको लिख देंगे, v नीचे लिख देंगे t बराबर 0, यानी t बराबर 0 पर वेग चाहिए। तो 2 bt आया है, b का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 0.5 दिया है, तो 0.5 लिखेंगे। t कितना रखना है, t बराबर 0 पे पूछा तो t बराबर 0 रखेंगे, जैसे t बराबर 0 रखेंगे पूरा हो जाएगा 0, तो 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे पूछा है t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग, तो वेग निकालना है t बराबर 2 सेकंड पर, तो t बराबर 2 सेकंड पे निकालेंगे। अब फिर भी उसी 2bt में मान रखेंगे, तो 2b का मान क्या रखेंगे, 2.5 दिया था 2.5 रखेंगे। t का मान कितना है, इस बार 2 है तो t बराबर 2 रखेंगे, कितना आ जाएगा, तो देखें 2 दूनी 4, ढाई दूनी 5 दूनी 10, ढाई दूनी 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ जाएगा वेग। ये हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, t बराबर 2 तथा t बराबर 4 सेकंड के मध्य के समयांतराल में वस्तु का औसत वेग। अब देखिए औसत वेग पूछा है, तो औसत वेग हम कैसे निकालेंगे, औसत के लिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल, तो हम क्या करेंगे, कुल विस्थापन निकालेंगे उस समयांतराल के दौरान, और कुल समयांतराल निकालेंगे और विस्थापन में समयांतराल से भाग दे देंगे, तब औसत वेग निकल के आएगा। तो चलिए औसत वेग को अगर हम वी एवरेज लिख दें, जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अनुसार वी एवरेज अगर निकाल रहे हैं, तो t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड पे निकालना है। तो अंतिम क्या होगा, t बराबर 4, तो t बराबर 4 पर स्थिति या विस्थापन निकाल लेंगे। विस्थापन पहले विस्थापन निकालना है हमें टोटल, तो t बराबर 4 पे स्थिति निकालने, स्थिति किस समीकरण द्वारा व्यक्त हो रहा है, x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। तो जब इसमें t बराबर 4 रखेंगे तो t बराबर 4 सेकेंड पे स्थिति पता चल जाएगी। ठीक है, तो या हम इसको बोल सकते हैं ऐसे x t बराबर 4, ठीक है, यानी t बराबर 4 सेकंड पर स्थिति क्या है, इसमें से घटाएंगे प्रारंभिक वाला t बराबर 2 सेकंड, तो x t बराबर 2 का निकाल लेंगे, और डिवाइड बाई समय क्या हो जाएगा, समयांतराल कैसे निकालेंगे, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे। समझ में आ रहा है बात। तो चलिए स्थिति निकालिए t बराबर 4 पर, तो इसमें t बराबर 4 रख देंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर में t बराबर क्या रखेंगे 4। ठीक है, a का मान दिया 8.5, तो a के जगह पे हो जाएगा 8.5 प्लस b का मान दिया 2.5, तो 2.5 गुणे टी स्क्वायर, टी का मान रखना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐसे x t बराबर 2 निकालें तो माइनस t बराबर 2 रखेंगे इस बार इसमें, a का मान 8.5, a का मान 8.5, देखिए अब प्लस है a प्लस बी टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ माइनस बाहर है, और बाहर जैसे ही माइनस होता है, शुरू कक्षा 6 से ही पढ़ते आते हैं हम कि जैसे ही माइनस बाहर है सचेत हो जाएं, अंदर के चिन्ह बदलने वाले हैं, तो प्लस बी टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस बी टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस b का मान कितना है 2.5, और टी स्क्वायर, टी का मान क्या रखना है, इस बार 2 रखना है, t बराबर 2 पे निकालना है, तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो गुणे 4, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2। ठीक, इसी को सरल करना, सिंपल करना है, गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा होगा। तो 2.5 गुणे 16 का गुणा कर लें, चलिए इसको लिख देते हैं 8.5 प्लस 2.5 में 16 का गुणा कर दें, 16 × 80 को 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40, एक अंक पे दशमलव यानी 40 हो जाएगा ये, और इधर माइनस के इधर सॉल्व करें तो 8.5 माइनस 4 का गुणा करें 2.5 में, 2.5 चौके हो जाएगा 10, और बट्टे में क्या है 2।
ठीक है, ये इसका जगह नहीं बच रहा, हम ऊपर यहाँ मिटा करके लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर लिखने जा रहे हैं। चलिए अब इसको हम जोड़ेंगे तो 40 और 8.5 हो जाएगा 48.5। ये क्या हो गया 48.5 माइनस 8.5 और -10 दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, -18.5 बटे में कितना है 2। इसको और सरल कर सकते हैं हम लोग, 48.5 में से 18.5 घटाएंगे तो 30 आएगा, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका औसत वेग हो जाएगा। t बराबर 2 से लेकर t बराबर 4 सेकेंड तक जो औसत वेग है या मध्य जो औसत वेग है या माध्य वेग है वो कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके फिर से एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। चलिए अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं आज कि मूल बिंदु के सापेक्ष एक कण की स्थिति, ये कण है, एक कण की स्थिति निम्न अनुसार यानी निम्न अनुसार दी जाती है और समीकरण क्या दिया x बराबर 7t³ + 8t² + 5, ठीक है, और t बराबर 5 सेकेंड पर कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। अब इस बार दोनों पूछ रहा है वेग और त्वरण, यानी 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। जब वेग निकालना है हमें तो हम एक बार अवकलन करेंगे स्थिति का dx/dt, ठीक है, dx/dt करेंगे, x का मान ये रखना पड़ेगा पूरा। तो अब d क्या रखेंगे x के जगह पर 7t³ + 8t² + 5 /dt हो गया, x का मान रखा। अब क्या करेंगे, सभी पदों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा d7t³ dt + d8t² dt + d5/dt। इसका डिफ्रेंशिएशन करें, t के सापेक्ष कर रहे हैं, t वेरिएबल है, पावर इसका 3 है और आगे एक कांस्टेंट है 7, कांस्टेंट आगे आ जाता है, उसको आगे लिख लेते हैं। अब t³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जैसे x पे पावर n का बताया था, n आगे लाते हैं x पे पावर n-1 हो जाता है, तो वैसे इसका पावर 3 आगे आके गुणा कर जाएगा और t पर एक पावर कम कर देंगे, 3 में से कम हो जाएगा, 2 बचेगा। ऐसे अगले वाले में 8 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, गुणे जब t² का करेंगे तो उसका घात आगे लाएंगे 2 और t पर एक पावर बच जाएगा तो t हो जाएगा, प्लस जब अकेले कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब ये हो जाएगा 21t² + 8 दूनी 16t। ये हमारा dx/dt आ गया, मतलब वेलोसिटी आ गया, ये क्या आ गया, वेग आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब दोबारा इसका आकलन करके हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो त्वरण a बराबर क्या होता है dv/dt। इस वेग का आकलन करेंगे तो वेग का मान क्या रखेंगे, अब इस बार d21t² + 16t/dt, ठीक है। क्या किया, सिर्फ v का मान रख दिया। अब इसको भी 2 बार तोड़ के अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d21t², 21t² का करना है dt + 16t को डिफ्रेंशिएट करेंगे 16t/dt, 16t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, जो कांस्टेंट है 21 वो आगे रह जाएगा। अब t² का करेंगे तो t² का क्या होगा, 2 आगे आएगा, t पर एक पावर कम कर देंगे तो 2t हो गया, प्लस ऐसे इसका करेंगे 16 कांस्टेंट आगे आ जाएगा। अब बचेगा t का करेंगे तो t पे पावर 1 है, 1 आगे लाएंगे, फिर एक पावर घटाएंगे तो t का पावर 0 हो जाएगा, t पावर 0 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब अगर t का डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 आएगा, x का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 आएगा, y का y के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ dt/dt 16 बाहर निकाल दिया तो dt/dt 1 हो गया। अब क्या बचेगा, ये 21 दूनी 42t + 16, 42t + 16। इसका मतलब जो त्वरण है वो भी समय पर निर्भर कर रहा है, यानी परिवर्तित त्वरण है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, समय के साथ त्वरण बदल रहा है। और यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो भी समय के साथ बदल रहा है, ठीक है। दोनों समय पर डिपेंड कर रहे हैं, समय के साथ बदल रहे हैं। तो अब हमें t बराबर 5 सेकंड पर चाहिए। चलो t बराबर 5 पर अगर वेलोसिटी निकालें t बराबर 5 पर, तो t का मान इसमें क्या रख देंगे, ये t है, ध्यान देंगे, t बराबर 5 रख दें इसमें, तो 21 × 5 का स्क्वायर + 16 × 5 गुणा कर दीजिए, 25 × 21
ठीक है, 21 गुणे 25 प्लस 16 25 80 गुणा कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी है तो क्या आएगा, वेग है मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका त्वरण का निकालेंगे। त्वरण कब निकालना है, ये भी t बराबर 5 सेकंड पर ही, t बराबर 5 सेकंड पर अगर त्वरण निकालें तो 42 गुणे t का मान क्या रख देंगे, 5 प्लस 16, 5 दूनी 10 80 लेख 5 चौक 20 21, 210 प्लस 16, इसका मतलब 226 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम वेग और त्वरण के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।